हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखें तो टोटल 10 यूनिट है और उसमें भी यूनिट थर्ड जो देखते हैं वो साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट है। इस यूनिट में अगर देखें तो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ दर्शन के टॉपिक दिए गए हैं, साथ ही पाश्चात्य जो साहित्यिक शास्त्र में रचनाकार हैं उनके भी कुछ टॉपिक को दिया गया है। हमने इसकी पूर्ववर्ती क्लास में यानी जो प्रीवियस क्लास है उसमें जो है प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत को समझ लिया है और प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को भी समझा है। हालांकि वो सिलेबस में इस तरीके से मेंशन नहीं है, फिर भी हमने समझा है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को समझा है। प्लेटो और अनुकरण, प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत जो है उनके अनुकरण संबंधी सिद्धांत प्लस अनुकरण संबंधी सिद्धांत जो अरस्तु के, इसमें तुलना भी की है। आज हम बात करेंगे कि अरस्तु के द्वारा ही विरेचन सिद्धांत भी दिया गया है। तो विरेचन सिद्धांत का क्या मतलब है, विरेचन से क्या तात्पर्य है, विरेचन सिद्धांत को हमारे जो है सिलेबस में क्यों दिया गया है, तो इन सारी तथ्यों पे हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि अरस्तु के बारे में बात किया था कि जो कि प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और इनको सिकंदर महान गुरु के रूप में भी विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त है। और ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान में इनका एक अतुलनीय योगदान रहा है। विविध विषयों पर इन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। साहित्य संबंधी इनके विचारों के आधार में 2 ग्रंथों को प्रीवियस की क्लास में देखा था कि इन्होंने पोएटिक्स लिखा था जो कि काव्य शास्त्र पे संबंधित था और भाषण शास्त्र जो कि रेटोरिक्स से संबंधित था। इनके अलावा ये देखा था कि प्लेटो ने किस तरीके से अनुकरण सिद्धांत दिया था। अनुकरण का मतलब एक तरीके से था कोई भी चीज़ों का अनुकृति करना, नकल करना या पुनर्सृजन करना। टोटल इनकी अनुकृति का आधार नहीं था बल्कि पुनर्सर्जक के रूप में एक कलाकार जो पुनर्सृजना करता है। लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो हमारा विषय है विरेचन। तो हम बात करें कि अनुकरण सिद्धांत तो हो गया इनका, विरेचन सिद्धांत से क्या मतलब है। तो विरेचन का अर्थ यूनानी भाषा के कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है जिसका अर्थ है रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन। तो रेचन, जो विरेचन का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है रेचन, विरेचन, इसका मतलब क्या है, यानी ये तो यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द एक तरीके से कहाँ से निकला है, तो कैथारसिस से निकला है। तो कैथारसिस का हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी अनुवाद जो रेचन है, रेचन से तात्पर्य क्या होता है, कोई भी चीज को लेके परिशुद्धि। हमें ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम दर्शन को समझ सकते हैं। तो रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन, यह शब्द जो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र में जैसे कोई चीज होता है कि ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, इस तरीके से, तो ऐसे विरेचन शब्द जो कि कैथारसिस से निकला है जिसका अर्थ है रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन, ये शब्द चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रेचक क्या है, रेचक औषधियों द्वारा जो शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की जो क्रिया है वो विरेचन कहलाती है। तो क्या हो गया, औषधि कौन सी हो गई, रेचक औषधि। वही हमने कहा कि जैसे सर्जरी के माध्यम से कोई आपको घाव हुआ है और घाव को निकाल दिया जाए, तो यहाँ पे साहित्य के शास्त्र में जो अरस्तु के द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया, तो विरेचन का तात्पर्य क्या होता है, विरेचन का तात्पर्य यही है कि रेचक औषधि के माध्यम से शारीरिक जो विकार हैं आपके, उन शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया विरेचन कहलाती है। और साहित्य में विरेचन सिद्धांत को लागू करने वाले कौन हैं, तो वो अरस्तु हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं कि विरेचन कोई घाव को निकाल देना, तो आप देखिए कि जीवन में बहुत सारे हमारे अंदर मनोविकार आते हैं। जैसे आपने रामचंद्र शुक्ल का जो है उनके द्वारा एक निबंध है, विचारात्मक निबंध, उसमें आपने देखा कि मनोविकार से संबंधित श्रद्धा हो, भक्ति हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, हर एक मुद्दे पे बात की है। तो ऐसे हमारे मन में भी बहुत सारी प्रकार की मनोविकार जो होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो अरस्तु को ऐसा क्यों बताना पड़ा कि ये जो काव्य लिखा जाता है ये काव्य कला के माध्यम से किसी के मनोविकार यानी जो भी समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि आप इनके गुरु को पढ़ेंगे प्लेटो। प्लेटो हमेशा ये मान के चलते थे काव्य उपयोगितावादी होना चाहिए। कोई भी रचनाकार काव्य लिखे तो उससे समाज को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, अन्यथा वो काव्य निरर्थक है। उन्हें काव्य में कलात्मकता से, आनंद से, इन सब से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। तो अरस्तु जो कि उनके शिष्य हुए,
एक जवाब स्वरूप उन्होंने लिखा कि काव्य का मतलब क्या है। जब एक तरीके से एक पूरा वो चलने लगा कि काव्य का क्या औचित्य, काव्य रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो उसके जवाब में अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने जैसे कहा कि काव्य एवं कला पर आरोप लगाया कि इससे हमारी दूषित वासनाएं और मनोवृत्तियां उत्तेजित होती हैं, पुष्ट होती हैं। उनका मतलब था कि कोई भी रचनाकार कुछ ऐसी रचनाएं कर दे जिसको पढ़ने के बाद पाठक के मन में उत्तेजना का भाव आए, वासना का भाव आए, ये तो हमारे समाज को बिगाड़ देगा, ऐसा प्लेटो बोले। और इसी का खंडन करने के लिए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत लाया। और विरेचन का मतलब कि रेचक औषधि के द्वारा जो आपके अंदर विकार है उसको दूर करेगा। अब वो रेचक औषधि मान लो कि काव्य की विविध विधा, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, कुछ भी लिखा जाएगा, वो जो आपके अंदर समस्या होगी उसको दूर करेगा। तो अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी के जवाब में इन्होंने कहा कि साहित्य जो होता है ना, जो समाज का दर्पण है, समाज को कुछ ना कुछ देता है। साहित्य हमारी जो दूषित मनोवृत्ति है, हमारी जो दूषित मनोवृत्ति है, उस दूषित मनोवृत्ति को क्या करता है, विरेचन कर देता है। विरेचन एक तरीके से उसको क्या कर देता है, विरेचित कर देता है, उसको आपके शरीर से निकाल फेंक देता है और आपका शरीर शुद्ध कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि विरेचन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र का शब्द है जिसका अरस्तु ने काव्य शास्त्र में लाक्षणिक प्रयोग किया है। उनके आधार, उनके मंतव्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन करता है, यानी साहित्य हमें शुद्धता प्रदान करता, हमारा परिष्करण करता है। उनके द्वारा जो विरेचन सिद्धांत है उसके आधार निम्नलिखित 3 हैं। किन आधारों पर उन्होंने विरेचन सिद्धांत को दिया? प्लेटो द्वारा कला काव्य पर लगाए गए आक्षेप। उन्होंने जिस तरीके से प्लेटो ने कला और काव्य पर आक्षेप लगाया, काव्य मनुष्य की वासना का पोषण कर उसे विकारग्रस्त बनाता है। जैसे इन्होंने कहा, काव्य पर इतना बड़ा आरोप लगाया कि काव्य तो काम का है ही नहीं, वो तो हमारी वासना उत्तेजना को जगाने का काम करता है। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा। तो अरस्तु ने तो उत्तर दिया कि काव्य के अनुशीलन और प्रेक्षण से अतिरिक्त जो हमारे मनोविकार है वो विरेचित होते हैं। उन घाव को हम क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, वो निकल जाता है और हमारी जो वासित यानी जो हमारी वासनाएं हैं उनको समित मीन्स नष्ट करना और परिष्कृत मीन्स शुद्ध करना। तो अपने गुरु का जवाब एक चेला बढ़िया देता है कि आप अगर काव्य को वासना का पोषण मानते हैं तो मैं मानता हूँ ये हमारी मनोविकार को विरेचित करता है, समित करता और हमारे मन को शुद्ध करता, पवित्र करता, सुचिता से परिपूर्ण करता है। तो प्लेटो द्वारा लगाए गए आक्षेपों का निराकरण करने के लिए ही विरेचन सिद्धांत आया। तो इसका ये मतलब समझ में आया विरेचन क्यों आया, क्योंकि कवि की काव्य कला पर आक्षेप लगाया गया था और शिष्य ने अपने गुरु को अच्छा सा जवाब दिया। दूसरा, चिकित्सा शास्त्र या त्रासदी सिद्धांत। ये इनके द्वारा कुछ सिद्धांत है। विरेचन के विभिन्न संदर्भों में अर्थ क्या है? तो विरेचन का अर्थ क्या है? वर्जीज, डेजेल आदि विद्वानों ने विरेचन के चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रेचक द्वारा, रेचक यानी एक जो शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा में प्रयोग में लाया जाता है युक्ति, उसके द्वारा जैसे उदर पेट की शुद्धि होती है, उसी प्रकार त्रासदी द्वारा मन की शुद्धि होती है। तो ये हो गया। धर्मपरक, क्योंकि इसके 3 अर्थ निकाले गए थे तो तीनों अर्थ यानी विरेचन का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया गया था। एक चिकित्सा शास्त्र के संदर्भ में तो किस तरीके से जैसे पेट की हुई शुद्धि के लिए सर्जरी हुई और आपके मन से सारी चीजें वो गंदगी निकल गई। दूसरा है धर्मपरक अर्थ। तो धर्मपरक अर्थ में कहा गया, प्रोफेसर गिलबर्ट परमरे ने विरेचन का धार्मिक अर्थ भी स्पष्ट किया कि यूनान में दियोनियुस देवता से संबंधित जो उत्सव विचारों के शुद्धिकरण के लिए ये प्रयोग होता था, जिसमें उन्माद मुक्त संगीत होता था। तो ये कुछ दियोनियुस देवता से संबंधित था। कला के संदर्भ में भी अर्थ था। प्रोफेसर बुचर ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की कलपरक यानी कलापरक व्याख्या किसने दिया? तो कलापरक जो व्याख्या है प्रोफेसर बुचर ने कहा कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। दुखांत की उत्तेजना में दूषित अंश निकल जाने से आनंद प्राप्त होता है और वो आनंद देने का काम कौन करता है? काव्य कला करता है। नीतिपरक अर्थ भी है कि कर्नेई, रेसीन तथा बर्नेज, ये 3 लोग हैं, कर्नेई, रसीन और बर्नेज, इनके द्वारा नीतिपरक व्याख्या भी की गई। इन विद्वानों ने कहा कि जो हमारे अंदर मनोविकार आता है, मनोविकार की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय या मन की शांति और परिष्कृति ही विरेचन है।
यहाँ पे आपको ये बताएं कि विरेचन की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो हो गया कि शिष्य ने अपने गुरु प्लेटो को जवाब दिया कि काव्य कला हमारे लिए क्यों, काव्य कला हमारे जीवन में क्यों लाभप्रद है, वो किस तरीके से हमें मन विकार से जो भी हमें समस्या होती है उससे निजात देता है। इनके अलावा भी अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के बारे में ये भी बताया कि किस तरीके से जो यूनान था, क्योंकि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं के परिवेश के अकॉर्डिंग अपने साहित्य को रचते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो यूनान था जहाँ से ये संबंधित थे, तो यूनान में जो एक परिपाटी चल रही थी, यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटक की रचना ज़्यादा होती थी। दुखांत नाटक बोले तो दुख के अंत के साथ नाटक। आप अपने हिंदी साहित्य में भी जब पढ़ते हैं, जैसे गोदान पढ़िए, तो आपको लगेगा लास्ट में आप बहुत दुखी हो जाएंगे जब गोदान में आपको होरी को मरते हुए दिखाया गया, वो भी इतना त्रासद अंत कि आप बिल्कुल रो पड़ेंगे। तो कुछ ऐसी ही परिपाटी यूनान में चल रही थी। सुखांत यानी सुख के साथ अंत नहीं होता था। जैसे आप प्रेमचंद जी की शुरुआती रचनाओं को पढ़ते हैं जिसमें आदर्शवादिता होता है कि सब कुछ बाद में अच्छा हो जाता है। दुखांत में होता है कि दुख के साथ अंत, नायक हो या नायिका हो तो वो नहीं रह जाएंगे, ऐसा कुछ। तो आपको दुख के साथ यानी पाठक गढ़ पढ़ते पढ़ते लास्ट में रो पड़े। तो यूनान में एक परिपाटी चल रही थी सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटकों की। यद्यपि इन नाटकों में जो है करुणा और भय के जो मनोविकार होते थे वो ज़्यादा दिखाए जाते थे। यानी आप नाटक देख रहे हो, सुन रहे हो, लास्ट में आपको डर भी लगेगा, करुणा भी आएगी, रोना भी आएगा, और दर्शक उनको बड़ा चाव से देखते थे। तो अरस्तु ने ये बताया कि जो दर्शन इतने चाव से ये जो नाटक है, जो दर्शकगण देखने आते इतने चाव से, ये सुखांत नाटक नहीं देख रहे हैं बल्कि दुखांत नाटक देख रहे हैं। ये इसका कारण क्या है, क्यों ये लोग ऐसा नाटक देखते हैं? तो ये बताया गया कि जैसे हमारे मन में क्या होता है कि मनोविकार आ जाता है। जैसे आप जिस दुख को झेले होते हैं, सामने वाले को दुख को बहुत अच्छे समझते हैं और उसका दुख आपका दुख मिलके एक हो जाता है और आपके मन को शांति मिलती है। ऐसे ही होता है जीवन में। जब हम कोई नाटक देखने जाते हैं, एक दर्शक देखने जाता है, तो वो अपने जीवन को उस नाटक के साथ जोड़ के देखता है और बाद में उसको सुखद अनुभूति होती है। तो अरस्तु के द्वारा यही कहा गया कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहते तो हानिकारक हो जाते। जैसे आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अगर दुख आपको बहुत ज़्यादा है तो दुख बांट लो। दुख बांटने से आपका घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर आप अपने मन में रखोगे तो फिर बढ़ जाएगा, घाव बना लेगा वो। सेम चीज़ यही है कि इन्होंने कहा कि यूनान में जो लोग दुखांत नाटक देखने जाते हैं वो अपने दुख को, अपने मनोविकार को अंदर रखेंगे तो बड़ा घाव बन जाएगा। बल्कि वो जाते हैं लोगों के साथ, देखते हैं उसको, देखते नाटक को देखते देखते उनका मन उससे एकाकार हो जाता है और उनकी भावनाएं जो होती हैं वो एक तरीके से शांत हो जाती हैं। और अगर नहीं ऐसे जाते तो ये उनके लिए हानिकारक सिद्ध होता। तो इस तरीके से दुखांत नाटक में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की जो भावना है उसका निकास का अवसर मिल जाता है। यानी हमको एक रास्ता मिल जाता है कि एक जगह हम जाएं जिससे हमारा मन शांत हो जाए। तो अरस्तु ने यही कहा कि आप कहते हो, प्लेटो से कहे कि आप ये कहते हो कि काव्य कला का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम जब शांति हमको चाहिए होता है तो हमारे मन में घाव ना बने, उसके लिए ये बहुत बड़ा माध्यम है। ये जो नाटक का प्लेटफॉर्म है, रंगमंच है, साहित्य है, ये तो हमारे उन चीज़ों को, जो हमारे अंदर गंदगियाँ थी उसको निकालने का काम करता है। ये हमारी वासनाएं सिर्फ जागृत करने का काम नहीं करता है। तो एक ऐसी क्रिया विरेचन जिसमें हम करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकाले, वो रास्ता देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने इसके जो भी भाव थे उसको बड़ा सराहा, बल्कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन एक जर्मन के काव्य शास्त्री थे, उनका नाम था लेंसिंग। लेंसिंग ने बहुत अच्छी बात कही इसके लिए। लेंसिंग ने कहा, 18वीं सदी के दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि सामान्य जन के मन में भय और करुणा कभी कम और कभी ज़्यादा होता है, परंतु जब हम त्रासदी चीज़ों का दर्शन करते हैं तो उनसे हमारी मन की जो भावनाएं होती हैं वो संतुलित हो जाती हैं। मैंने वही बताया एग्जाम्पल, जैसे आपको दुख हो, आपने किसी और को दुख देखा, अपने से ज़्यादा दुखी देखा, तो आपको लगता है भगवान मेरे को तो कम ही दुख दिए, उसको तो और ज़्यादा दिए, तो आप थोड़ा बैलेंस हो जाते हो। नहीं तो लगता है दुनिया में आप ही सबसे ज़्यादा दुखी हो। तो जर्मन काव्यशास्त्री लेंसिंग सेम चीज़ यही कह रहे हैं कि ट्रेजेडी के दर्शन से उसकी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और क्या होता, हमारा मन जो होता उदात्त हो जाता है, हमारे मनोविकार का शमन हो जाता है। लेकिन सभी लोगों ने ऐसा ही नहीं कहा है।
एक और भी मतलब कि काव्य कला में रचनाकार हुए हैं, F.L. इनका नाम है F.L. लुकस करके। इन्होंने विरेचन सिद्धांत का विरोध किया और माना है कि हम नाटक देखने इसलिए नहीं जाते कि मनोवेगों को निकाल दे, अपितु तो इसलिए जाते हैं कि उनको अधिक मात्रा में प्राप्त करें। तो इनका तो कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए अपने भारतीय आलोचक जो हैं वो क्या मानते हैं इसको, तो भारतीय आलोचकों के संदर्भ में भी हम इस दृष्टि को देखेंगे। पहले ये देख लिया कि जो ये अरस्तु के जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या धर्मपरक भी हुई थी, नीतिपरक भी हुई, कलापरक भी हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। अरस्तु के अनुसार विरेचन की प्रक्रिया त्रासदी के अनुशीलन से दूषित विकार ठीक उसी तरह सम्मिलित हो जाते हैं जैसे उदर में मल और विकार के उत्पन्न होने पर रेचकों द्वारा, रेचक मीन्स एक तरीके से रेचक क्या है, विभिन्न जो कड़वी औषधियां देती हैं तो औषधियों से उदर की शुद्धिकरण हो जाता है। त्रासदी से क्या होता है कि मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का समापन हो जाता है। तो विरेचन सिद्धांत को देखें ओवरऑल, तो विरेचन सिद्धांत की व्याख्याएं क्या है, इसकी समानता किससे की गई है। तो भारतीय आलोचकों ने जब इसको माना ना, तो दुखांत नाटक क्यों हमारे यहाँ के लोग देखने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि काव्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार तथा दोष सृष्टि के साथ एकात्मक संबंध हो जाता है। ऐसे में हमें अच्छा अनुभूति होता है। दूसरा ये होता है कि नाटक वगैरह देखने से हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति होती है, हम अपने पराये को भूल जाते हैं और हृदय में जो अनुभूति होती है अलौकिक किस्म की होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें विरेचन सिद्धांत की विशेषता क्या है, तो विरेचन सिद्धांत की कि कोमल भावनाओं का जागरण। पहली चीज आपके मन में जो है कोमल भावनाएं जागृत हो उठती हैं, कोमल भावनाएं जागृत हो उठती हैं, ये चीज हो गई। दूसरी चीज विचारों का शुद्धिकरण, मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो विरेचन और द्रवण त्रासदी द्वारा ये संभव हो सकते हैं। विरेचन के लिए भय और करुणा के भाव का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन जरूरी है। घटनाओं तथा नायक के चयन के संदर्भ में सावधानी परम आवश्यक है। विरेचन में भावानुभूति परम आवश्यक है। विरेचन सिद्धांत की समानता क्रोचे के अभिमंजनावाद से। क्रोचे का हमने ये भी बताया था कि सहज अनुभूति होना, जो कि अरस्तु से विस्तृत शैली में उस चीज को बताया गया था। तो क्रोचे के विरेचन, इनके अनुकरण का नहीं बल्कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की समानता अगर करें तो क्रोचे का ऐसे ही कुछ अभिव्यंजनावादी सिद्धांत है, तो हम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को क्रोचे के अभिव्यंजनावादी सिद्धांत से कर सकते हैं। अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवादी, उससे तुलना कर सकते हैं। तो विरेचन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन जो है वो त्रासदी के संदर्भ में पोएटिक्स के छठे अध्याय में देखने को मिलता है। हमें बताया था वो 26 उसमें अध्यायों में बांटा गया था, जो छठा अध्याय है उसमें देखने को मिलता है। तो अरस्तु के विद्वानों ने धर्मपरक भी व्याख्या की। धर्मपरक में था कि आत्मा की शुद्धि और शांति, नीतिपरक में था कि मन की शांति और परिस्कृति पर बल दिया। तीसरा ये था कि कलापरक में भी देखें तो कलापरक में था कि दो पक्ष हैं, अभावात्मक और भावात्मक भी हैं, मन को शांति देता है। प्रोफेसर बुचर मानते हैं कि ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, इनसे एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष मिलता है। कुछ लोग और भी थे, जैसे डॉक्टर एस गुप्ता ने जर्मन विद्वान वार्निज का उल्लेख करते हुए अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या की। उनके अनुसार मानव मन से अनेक मनोविकार वासना रूप में स्थित होते हैं, उन्हें संतुलित करना वांछनीय है, दमित करना नहीं। तो संतुलित करना जरूरी है, ऐसा मानते हैं। करुणा और त्रास के मनोभाव दुखद होते हैं। त्रासदी देकर पहले तो ये भाव उद्वेलित होते हैं, उसके बाद सम्मित हो जाते हैं। तो मनोविकारों की उत्तेजना के बाद उद्वेग का समन और त्यज्य, मानसिक विशुद्धता जिसे भावात्मक रुगड़ता दूर हो जाती है, यानी भावना में जो रोग होता है वो दूर हो जाता है। यही सब मिला के देखें तो इनके विरेचन सिद्धांत का मूल निकलता है। और बाकी डॉक्टर नगेन ने केवल इसमें अभावात्मक पक्ष को ही माना है। वस्तुतः विरेचन की कलापरक व्याख्या के संबंध में विद्वानों में अभी भी मतभेद है। तो ओवरऑल देखिए विरेचन का सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसने दुखांत नाटक मीमांसा पर यानी दुखांत नाटक पे चर्चा करके ये बताया कि हमारे यहाँ दुखांत नाटक क्यों देखा जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे दुखों को साझा करने का काम करता है। और अपने गुरु प्लेटो को एक तरीके से जवाब भी देना था कि काव्य कला हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल लगा होगा। आपको हिंदी और प्राइड पे इससे रिलेटेड PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी मुझसे खुद से पढ़ना होगा तो आप कांटेक्ट इसी के थ्रू हिंदी और प्राइड से आप डिस्कशन में जुड़ेंगे और वहाँ से बात कर सकते हैं मुझसे भी। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट 3 जो है
जो साहित्य संबंधी है शास्त्र है उसको हम करा रहे हैं और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। बस आपका इतना ही हेल्प चाहिए कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।